ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट 2013, बट इससे पहले मेरे को एक तुम्हारे साथ स्टोरी शेयर करनी है. ओके, नाउ ये जो पूरा झमेला आया है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑलराइट, या कॉर्पोरेट, ये सब एक ही चीज है. जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये एक ही चीज के मल्टीपल नाम्स है. इंडिया में कंपनी बोलते हैं, और यूएस में अगर आप जाओगे तो उसको इनकॉर्पोरेटेड, जैसे लिमिटेड वर्ड यूज होता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. यूएस में जाओगे तो द वर्ड इंक करके आपने देखा होगा, फेसबुक इंक, इनकॉर्पोरेटेड मतलब इट्स अ कंपनी. यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं लिमिटेड, मतलब क्या है, कंपनी है. बट अंडरस्टैंड, अब आपने ये सब जो मुझे बोला, यू आर राइट. ओके, यू आर राइट. तुमको थोड़ी थोड़ी चीजें और क्लैरिफाई हो जाएगी. जो चीज का थोड़ा डाउट था, अभी क्या तुमको थोड़ा समझ है, थोड़ा तुमने रट लिया है ओसीएम के अंदर. ऑलराइट, पढ़ पढ़ के याद हो गया आंसर के हिसाब से. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग कमिंग टू द कॉन्सेप्ट. हिस्टोरिकली ये स्टार्ट क्यों हुआ? इट हैज टू स्टार्ट समवेयर, राइट? ये क्या ऐसा हो गया कि हमको आर्टिफिशियल बनाना पड़ा? क्या हुआ, नेचुरल बहुत कम है क्या? नेचुरल पीपल कम है दुनिया में कि आर्टिफिशियल भी बनाना पड़ा? नहीं. सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ नीड, देयर इज एन ओरिजिन, देयर इज अ पर्पस, देयर इज सम हिस्टोरिक एलिमेंट इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, तो हम जाएंगे समझो एक 100 साल पहले, 150 ईयर्स अगो. ठीक है, जहां बिजनेस जनरली कहां पे होता था? सोल प्रोप्राइटर बेसिस पे होता था, या पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनरशिप बेसिस पे होता था. बट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता था? अब आप सोचो, हम 100 साल पहले हैं और हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं. ऑलराइट, तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी. That was the biggest issue that they faced. Now, because of having unlimited liability, I'm not talking about the law now. अब ध्यान से सुनो, ये आया कहां से, ओरिजिन बता रहा हूं. Now, because of unlimited liability, ये can you expand rapidly? No. And if you see in today's world, majority of the businesses या industries are very old. आप कार कंपनीज देख लो, फार्मा कंपनीज देख लो, कोको कोला को देख लो. ऑलराइट, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो लाइमलाइट में नहीं आती बट बहुत रिच है, एंड दे कंट्रोल लाइक पेरेंट एंड होल्डिंग सब्सिडरीज, राइट? सो दिस वाज द टाइम वेयर पीपल पार्टनरशिप तक तो आ गए. चलो यार, मैं स्टोरी सुनो. सोल प्रोप्राइटर था, एक नया नया है, नया आइडिया आया, मैंने प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया. जाओ कोको कोला फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं. कोको कोला वाज इन्वेंटेड बाय सोल प्रोप्राइटर बेटा. एक ही बंदा कोको कोला बनाता था, उसको ही खुद बॉटल में भरता था, खुद सील करता था, खुद बैग में डालता था और डोर टू डोर बेचता था, जैसा लोग हार्पिक बेचते हैं. हाँ, एंड लुक एट कोको कोला टुडे. सो आइडिया इज ऑलवेज अ वेरी बेसिक थिंग. ऑलराइट, अब चलो सोल प्रोप्राइटर है, मैंने थोड़ा जो मेरा सेविंग्स था उसमें से मैंने बिजनेस करना चालू कर दिया. कैन आई एक्सपैंड विद ओनली दिस मच कैपिटल? देखो, आज के जमाने में इतना याद रखो, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे से ही पैसा बनता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू रिक्वायर सम कैपिटल. एंड मैंने तुमको ऑलरेडी बताया ना, योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर व्हाट? सोर्स ऑफ योर कैपिटल एंड एप्लीकेशन ऑफ योर कैपिटल. बराबर है ना? सोर्स एंड एप्लीकेशन. लायबिलिटीज में तुम्हारा सोर्स ऑफ कैपिटल है कि तुमने पैसा लाया कहां कहां से. ओनर से लाया तो उसको कैपिटल बोलते हैं, बाहर से लाया तो बैंक लोन बोलते हैं, क्रेडिटर से लाया या उधार पे माल लिया तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं. मतलब लायबिलिटीज आर व्हाट? उधार, पैसा आया कहां कहां से. बराबर है, और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं लैंड में, बिल्डिंग में, इन्वेंट्री के अंदर, डेटर्स के अंदर. वो एप्लीकेशन है. तुमने सही से अप्लाई किया तो तुमको प्रॉफिट होगा, तुमने गलत अप्लाई किया तो तुमको लॉस होगा. सिंपल सा कंक्लूजन है. बट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विद लिमिटेड थिंग्स इन आवर हैंड, कैन आई एक्सपैंड? मैं 100 का 1 लाख रुपया तो नहीं कर सकता हूं ना. 100 का क्या करूंगा? 100 का 500 कर लूंगा. ऑलराइट, एंड सबको ग्रोथ फटाफट चाहिए. एंड दिस वाज अ टाइम, देखो मशीन्स बन रही थी, mass production was new. देखो, you are in a world which is more or less developed.
देखो एक टाइम था जहां मास प्रोडक्शन करके कुछ नहीं होता था। लिटरली मैं आपको बोलता हूं, बजाज चेतक है ना, चेतक स्कूटर, उसके लिए सालों वेटिंग थी क्योंकि मास प्रोडक्शन ही नहीं था। अभी मास प्रोडक्शन बिंदास बनाओ, बिकॉज मशीन्स हैव बीन डेवलप, साइंस टेक्नोलॉजी आ गया है, वी हैव मोर नॉलेज, ऑलराइट, वी हैव मोर नॉलेज एंड मोर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ थिंग्स वर्क, हाउ कैन थिंग्स चेंज, एआई आ गया तुम्हारे सामने। दीज आर व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 100 ईयर्स, ज्यादा इंटरनेट ही नहीं था, 150 ईयर्स कम्युनिकेशन नहीं था, फोन्स नहीं थे, वर्ल्ड वॉज वेरी आइसोलेटेड। इंडस्ट्रियलिस्ट, तुमको याद है द इंडस्ट्रियल मूवमेंट, बराबर है। अब हुआ क्या, कंपनी, अभी सोल प्रोप्राइटर हूं, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, जमा कर करके पार्टनर्स को लेके आऊंगा तो भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब पार्टनर्स के बाद कहां जाऊं, ग्रो तो करना है ना। एक अजीब सा हंगर था लोगों में पॉपुलेशन। अभी हम सब बैठे हैं, सोचो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम पार्टनरशिप तक पहुंच गए सर, धंधा किया, सोल प्रोप्राइटर सक्सेसफुल, और बड़ा करना था, दोस्तों को लिया, नोन्स को लिया, पार्टनरशिप किया, सक्सेसफुल, और आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे। सबसे बड़ा रिस्क तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नाउ फॉरगेट कि आर्टिफिशियल करके कोई चीज होता है। नाउ मैनकाइंड का बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इमेजिनेशंस ना इज कंपनी फॉर्म या कॉर्पोरेट फॉर्म, क्योंकि वो बैठा है एट पार्टनरशिप स्टेज एंड ही इज वंडरिंग व्हाट कैन आई डू टू ग्रो माई बिजनेस, व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो बहुत खतरनाक होता है बॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। इसके लिए रिस्क एपेटाइट ना बहुत कम हो जाती है। रिस्क एपेटाइट मतलब एबिलिटी टू टेक रिस्क, क्योंकि एक गलत डिसीजन तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी विल स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड। मेंसा कॉमर्स ट्यूशंस क्या लिखा हुआ है आगे, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी एक सेंसिबल बंदा आज के जमाने में सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में धंधा नहीं करता अनलेस योर स्केल इज स्मॉल। व्हेन बिग मनी इज इन्वॉल्व्ड यू ऑलवेज ट्राई टू मूव टू अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। LLP तो नया नया है, समझ रहे हो, LLP नया नया है, ठीक है। तो वी आर एट द स्टेज वेयर वी आर सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बैंक से लोन ले लेके कितना लोन लूं, मेरी प्रॉपर्टीज तो अनलिमिटेड थोड़ी ना है कि मुझे बैंक अनलिमिटेड लोन देगी। यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ना, चलो अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉन्फिडेंट हूं सर मैं तो कर लूंगा प्रॉफिट, अरे बट बैंक भी देना चाहिए ना, पैसा रेस कैसे करेगा, बैंक ही है एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही, और कौन है पैसा रेस करने के लिए, नो वन। तो मैनकाइंड, ये इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल ऑफ दीज, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई रेड दिस समवेयर हिस्टोरिकली, इफ यू गो बैक ना, दीज टॉप पीपल दे सैट टू थिंक एंड ब्रेनस्टॉर्म कि यार ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसा करें, ये हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहां लाए। तो ब्रेनस्टॉर्म करते करते दे केम अप विद दिस आइडिया वेयर इट सॉल्व टू प्रॉब्लम्स, नॉट वन बट टू, रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड लिमिटेड लायबिलिटी। अभी मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बोलते हो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ कौन बनाया, हमने ही बनाया ना, हमने ही बनाया ना, लॉ किसने बनाया, हमने ही बनाया, हमारा ही क्रिएशन है, हम ही लॉ बना रहे हैं और हम ही बोल रहे हैं ये हमारे से अलग है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहां बहुत एक फाइनर पॉइंट है टू अप्रिशिएट कि मैनकाइंड का वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव सॉल्यूशंस इज बॉडी कॉर्पोरेट। कि उसने बोला देख यार ऐसा कुछ इमेजिन कर लेते, देख ऐसा कुछ बना लेंगे कि जिसके बनने से ये हमसे अलग हो जाएगा। टिल नाउ पर्सन एंड पार्टनरशिप, फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। तुम इंडिया में जाओ या कहीं भी जाओ, पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, योर फर्म इज वन एंड द सेम। तो लोगों ने बोला एक ऐसा फॉर्म करते हैं, बिकॉज अब हमको पैसा चाहिए,
अब पैसा चाहिए प्लस हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। तो रेजिंग कैपिटल मतलब रेजिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड सेकेंड पार्ट वॉज लिमिटिंग आवर लायबिलिटी। दे केम अप विद दिस सोल्यूशन, मतलब बहुत क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला। तो लॉ बना दिया। अब लॉ कैसे बनाया बेटा? देखो तब क्या होता था, बिजनेसमैन ही पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव बैकिंग ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका पैसा आता है। क्यों? हमारे हिसाब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, हमारे हिसाब से तू पॉलिसीज बना, हम तेरे को फंडिंग करते रहेंगे। उनके लिए फंडिंग एक्सपेंस है, पॉलिसी से उनको इनकम आती है। तभी भी जैसे तब क्या होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे ब्रिटिश में जाते थे तो देयर यूज्ड टू बी बिग ऑल ऑफ दीज योर पार्लियामेंट्स एंड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वो पाउंड्स में उनपे खर्चा करते थे कि देखो इस पे सोचो, पैसा लो, सोचो क्या सोल्यूशन ला सकते। तो बोले देखो ये सोल्यूशन लेके आ सकते हैं कि एक बार एक डॉक्यूमेंट पे आपने अपना नाम लिख दिया, मतलब आपका एग्जिस्टेंस अलग, आपने ही डिसाइड कर लिया कि आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। आपने ही डिसाइड किया ना, हमने ही सोचा, हमारा ही थॉट है, हमारा इमेजिनेशन है। हमको नहीं चाहिए था अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो हमने बना दिया कि ये करने से क्या होगा, लायबिलिटी विल बिकम, अब लिमिटेड है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि लिमिटेड कब तक है, तो वो भी उन लोग ने लिख दिया। और उन लोग ने क्या बोला कि इसके एसेट्स और हमारे एसेट्स विल बी डिफरेंट। तो हमने हमारे इमेजिनेशन से एक एंटिटी क्रिएट की जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको रेगुलेट करने के लिए, ये तब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था। नाउ रेजिंग कैपिटल, नाउ व्हाई रेजिंग कैपिटल बेटा? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं वंश को बोलूंगा वंश मुझे 10,000 रुपया दे दे, तो वंश को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 दे दे। वंश बोलूंगा सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट मैं तुम सबसे 10-10 रुपया मांगू, हो जाएगा ना? तुमको लोड भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पे लोड भी नहीं आएगा और मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। सो व्हाट इज इजियर, टेकिंग 10,000 रुपीज फ्रॉम वन पर्सन और टेकिंग 10 रुपीज फ्रॉम 100 पीपल? 10 रुपीज फ्रॉम 100 पीपल। अब तुम ऐसा बोलोगे सर 100 लोग के पास कौन जाएगा? वो 100 लोग हमारे पास आते हैं, हम थोड़ी ना जाएंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सर आपको देगा क्यों? अरे यार मैं पार्टनरशिप हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये दुनिया ये टाइम पर हूं, लॉजिकली ये टाइम पर हूं जहां पे मेरे प्रोडक्ट्स मार्केट में एवरीवन नोज। अब मैं बोल रहा हूं लाओ मुझे पैसा दो, मैं तुमको वेल्थ दूंगा, तो पब्लिक आएगी ना, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। अगर तुम मुझे जानोगे नहीं तो तुम पैसा लगाओगे क्या? नहीं। सिंपल सी बात है। इसके वजह से देखो पेटीएम का आईपीओ अभी आया था। आईपीओ मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर, ठीक है, बराबर है। फर्स्ट टाइम, तब तक वो खुद के पैसे से या बैंक के पैसे से गेम खेल रहा था। अब उसको और क्या करना है? एक्सपैंड करना है। फ्लॉप हो गया वो अलग चीज है, उसको जाने दो, उस पर नहीं सोचेंगे, उतना शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे, बट जितना तुम्हारे लिए रेलेवेंट है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। वो आईपीओ के साथ क्यों आया? अभी एक और आईपीओ आने वाला है, किसका? तो भी स्विगी, यस, चालू है ना? हाँ, समझ में आ रहा है क्यों ले रहा है स्विगी? अब तुम स्विगी को जानते हो ना कि स्विगी बस रैंडमली आ गया, पहले स्टार्ट किया, स्लोली किया, एक्सपैंड किया, बैंक से पैसा लिया, प्रूफ किया कि आई कैन डू बिजनेस। अब तुम सब जानते हो तो तुम में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि स्विगी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्विगी के लिए आसान हो गया ना यार, पूरे देश को अनाउंस कर दिया कि भाई हमको पैसा चाहिए, आ जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट बिकम्स इजी। बैंक लोन के पास जाएगा तो बैंक लोन क्या मांगेगा? सबसे पहले बोलेगा मॉर्गेज, सिक्योरिटी दे बॉस। अभी तुमको 1,000 करोड़ चाहिए फॉर एग्जाम्पल। दिस इज, देखो ये सब ना मैन की ग्रीड में से आया है। ग्रीड समझते हो? मतलब द लालच टू अर्न मोर, द लालच टू बिकम बिग। अब जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी, ये और कितनी बड़ी होगी?
बिल गेट्स, बेटा अगर उसका 99% ऑफ वेल्थ भी आप निकाल दोगे ना, ही विल स्टिल बी अ बिलियनर। बिलियनर, बिलियन एंड मिलियन में बहुत फर्क है। मिलियन एंड बिलियन, अगर आप उसका 99% वेल्थ उड़ा दो ना तो भी वो बिलियनर रहता है। क्या करेगा उतने पैसों का? बस बस उनका एक ड्राइव है, एक है, बस जमा करना है। They have done everything. You are understanding, and it is only possible because of this imagination, जिसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो मतलब ये मैनकाइंड का लालच, देखो जहां लालच होगी ना वहां सॉल्यूशंस भी एक से एक निकलते हैं। हमने ही डिसाइड कर लिया ये अलग, हम अलग, इसकी अलग एंटिटी, हमारी अलग एंटिटी, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी, हमारी लिमिटेड, ये सब हमने ही क्रिएट किया। अब आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे तो हम समझेंगे भी कि इसका क्या मतलब होता है, कैसा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो यू अंडरस्टूड द ओरिजिन, द हिस्ट्री, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड पीपल वांटेड टू ग्रो, पीपल वांटेड टू एक्सपैंड, पीपल वांटेड टू, देखो इसके लिए स्टार्टअप्स जनरली इतने सक्सेसफुल नहीं रहते हैं एकदम। इंडिया में तो मेजॉरिटी ऑफ द 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। अच्छा आता है बाउंस, अच्छा एक बूम आता है, बट सस्टेन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ओल्ड मनी। ओल्ड मनी मतलब ये लोग तो 100-200 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग कंपीट ही नहीं कर पाते। इनका इतना होल्ड हो गया, इतना मैसिव हो गए हैं कि दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड विद अदर थिंग्स। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? ऑलराइट, तो अभी स्विगी तुम जानते हो, तो स्विगी पे तुम पैसा लगाने के लिए तैयार हो। कोई और आएगा जैसे पेटीएम, पेटीएम पे लोगों को भरोसा नहीं था। क्यों? वो चाइना के रिपोर्ट्स आ रहे थे, पैसा बराबर नहीं यूज हो रहा है, उसका रिपोर्ट आया तो पब्लिक ने पैसा नहीं लगाया। समझ में आ रहा है? सो इट्स इजियर टू रेज मनी, प्लस मैं प्रोटेक्ट हो गया ना यार। अब मेरी लायबिलिटी क्या है? मतलब मैं और बिना डरे बिजनेस कर सकता हूं। पार्टनरशिप में तो मैं रिस्क कम लूंगा ना यार, बिकॉज कुछ गलत हो गया, अनलिमिटेड। जब मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, अब लायबिलिटी लिमिटेड मतलब मेरा लॉस मुझे मालूम है कितना हो सकेगा मैक्सिमम, तो मैं क्या करूंगा? बिंदास बिजनेस करूंगा। ऑलराइट, बट बिंदास मतलब रैश नहीं। आई विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। कैलकुलेट, रैश नहीं कि कुछ भी करूंगा पैसा खा जाऊंगा, ये सब नहीं, ये नेगेटिव चीज है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ऑलराइट, तो ये ओरिजिन इन द वर्ल्ड की हमने अभी बात करी। इंडिया में ये चीज पहले कंपनीज एक्ट 1956 हैंडल करता था कि कंपनी कैसे बनेगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब क्या हो गया? बिकॉज अब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व रहता है। बराबर है, कंपनी को हम क्या क्या देते हैं? पैसा देते हैं। कंपनी हमको क्या देता है? शेयर देता है। शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। बराबर है, तुमने इश्यू ऑफ शेयर्स तो किया ही होगा, तो तुमको ये सब शेयर कैपिटल का नॉलेज है, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट। बराबर है? क्लियर है? तो फिर इंडिया में पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर पुराना हो गया 1956 था, सो इट वाज रिप्लेस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तुम्हारे सिलेबस एट दिस लेवल यू हैव वेरी बेसिक या इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट। यू डोंट हैव द इंटायर कंपनीज एक्ट, वो तुमको इंटर लेवल पर आएगा, सीए इंटर। ठीक है, फाइनल में तो लॉ है नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खुश मत हो बेटा, सेल्फ लर्निंग है। ठीक है, बट वो खुद से करने का। ऑल राइट तो कंपनीज एक्ट मेजॉरिटी तुमको आएगा एट इंटर लेवल। तो यहां पे इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा एक्ट है एंड स्कोरिंग एक्ट है। वेटेज 5 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज देर इज ओनली 1 यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट अगेन आया कंपनीज एक्ट तो अपने को किल कर देना है। वो क्वेश्चन तो पूरा अपने को 4-5 में से तो 4 चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूं जो इजी पिकिंग्स है ना, उस पर फोकस करके पक्का कर लो एकदम। पार्टनरशिप पिट पैट स्टार्ट से एंड तक कहीं गलत नहीं जा सकते हो। कंपनीज एक्ट कहीं गलत नहीं जा सकते हो, एलएलपी कहीं गलत नहीं जा सकते हो। गलती करने वाले एक्ट्स आगे आएंगे, ठीक है। बट जहां आता है वो अच्छे से करेंगे ना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री दे देता हूं। 1956 दिस एक्ट कंटेन्स 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 29
चैप्टर्स। तो 470 सेक्शन है, शेड्यूल्स इन द सेंस ऑफ टेबल। जैसे तुम्हारा शेड्यूल 3 है, दैट इज योर फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट। तो वैसे शेड्यूल्स है अलग अलग चीजों के, एंड चैप्टर्स है। चैप्टर इज लाइक अ चैप्टर ओनली। चैप्टर 1 2 3 4 5, मतलब वो सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, बट सेक्शंस आर नंबर्ड न्यूमेरिकली। मतलब नया चैप्टर नया सेक्शन नहीं होता है। चैप्टर जैसे मैंने तुमको पार्टनरशिप में भी दिखाता है, ये नया चैप्टर है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, बराबर है। सेक्शन नंबर चेंज हुआ था क्या? नहीं, सेक्शन नंबर्स विल नॉट चेंज, ठीक है। ये जस्ट जनरल नॉलेज है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा? देखो, सब कुछ ना एक डॉक्यूमेंट में नहीं भर सकते हो। सबसे पहले ध्यान दो, सब कुछ नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप एक एक्ट के अंदर नहीं भर सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट छोटा सा था, कंपनीज एक्ट बड़ा है। इनकम टैक्स एक्ट देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा सर लेके मार ही दो किसी को, ठीक है। इतना मोटा एक्ट है बेटा। एक्ट बेयर एक्ट, जो अपन मैं पार्टनरशिप दिखा रहा था ना तुमको, जो गवर्नमेंट ने लिखा है, वो गवर्नमेंट ने इतना जाड़ा बुक लिखा हुआ है, इतना छोटा छोटा फॉन्ट के साथ। किसी के सर पे मारेगा तो खत्म, ब्रेन डैमेज तो होगा ही। आई एम नॉट किडिंग। ऐसा बुक है, इतना लेंथ होगा, इतना विथ होगा, और छोटा छोटा फॉन्ट होगा, बड़ा बड़ा फॉन्ट नहीं, एकदम छोटा छोटा फॉन्ट रहेगा उसके अंदर, बराबर है। बट एक्ट को चेंज करना है तो क्या पेन निकाल के चेंज कर देने का? तो फिर कैसे करने का? पार्लियामेंट जाना पड़ता है, बराबर है। अब पार्लियामेंट में आजकल होता क्या है? चप्पल जूते मारते एक दूसरे को, बराबर है। काम तो करते हैं नहीं, यस और नो। एक्ट को चेंज करना जरा डिफिकल्ट होता है। वंस पास्ट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। तो जब ये लोग ने 1956 से 2013 में आए ना, तो लोग ने क्या बोला, हम लोग बेस है ना वो एक्ट में रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो रेलेवेंट चीजें ना उसको रूल्स में रखेंगे। रूल्स को चेंज करना आसान होता है, क्योंकि रूल्स क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है, बस एक अनाउंसमेंट कि अभी यह एप्लीकेबल है या यह एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? एक मिसाल, एग्जांपल, इनकम टैक्स भरना है, सबको मालूम है। आप कमाओगे तो आपको टैक्स भरना है। कैसे भरना है? वो एक्ट में थोड़ी ना लिखते हो लोग कैसे भरना है, वो किस में लिखते हैं? रूल्स के अंदर। अभी इतने टाइम तक आधार नहीं था, तो अभी आधार नहीं था तो क्या यूज होता था? पैन कार्ड यूज होता था। अब यहां पे भी पहले इन मेंबर्स का पैन कार्ड चाहिए रहता था, अभी आधार आ गया तो आधार कार्ड डालना पड़ेगा ना, यूं ही तो थोड़ी ना मांग सकता। दे डोंट हैव द पावर, इट हैज टू बी मेंशन्ड समवेयर। ऐसा नहीं कि रैंडमली तुमसे लोग आधार कार्ड मांगेगा, नहीं, वो यहां लिखना पड़ेगा। तो अब एक्ट चेंज करूं कि रूल्स चेंज करूं? इजी है ना, गवर्नमेंट बोलेगा कल से आधार मैंडेटरी, खत्म, रूल्स में आ गया। अभी एक्ट चेंज करेगा तो सबको बिठाओ, एक वर्ड ऐड करो, पूरा चीज चेंज करो, तो तकलीफ होता है ना। तो ये लोग ने क्या किया, कंपनीज एक्ट को मेजॉरिटी लोग ने रूल्स में रखा। ऑलराइट, ये सब रूल्स तुमको है नहीं, ये सब आएगा, बट इंटर में यू विल हैव रूल्स। कंपनी की ऑडिट कैसी की जाएगी, कब की जाएगी, क्या फॉर्म में की जाएगी, क्या चेक किया जाएगा, क्यों इतना करते हैं, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, स्कैम नहीं होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया? ये हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट, मतलब रजिस्टर्ड, मेड, फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। मतलब 1956 में भी बना है तो अभी क्या एप्लीकेबल होगा? 2013, और 2013 में बना है तो बट ऑब्वियस एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब यहां पे 3 टाइप ऑफ कंपनीज है बेटा। इंश्योरेंस, क्या लिखा है नीचे? बैंकिंग, एंड देन इलेक्ट्रिक कंपनीज, एंड क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या हो गया? ध्यान से, एक्टिवली, एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद। हाँ, वो मैं पढ़ सकता हूं, उसका मतलब क्या है? तो व्हाट विल प्रिवेल, इंश्योरेंस या कंपनीज एक्ट? इंश्योरेंस विल प्रिवेल। एक चीज में कंपनीज के बारे में कुछ लिखा हुआ है और इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या अप्लाई होगा? तो कंपनीज कब अप्लाई होगा? जब भी, कभी क्या साइलेंट है?
जब इंश्योरेंस एक्ट साइलेंट है बेटा, एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या प्रिवेल करेगा? क्यों? देखो इंश्योरेंस अलग ही सेक्टर का है और तुमको शायद इंटर में इसके अकाउंटिंग भी है, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी, स्पेशल एंटिटीज। व्हाई सर? देखो इंश्योरेंस बहुत रिस्की बिजनेस है। जैसा शेड्यूल 3 था ना अपना, क्या था? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, बराबर है? यस, इंश्योरेंस का फॉर्मेट अलग होता है बेटा, दे डोंट फॉलो शेड्यूल 3, इनका अलग फॉर्मेट होता है। कितना पैसा आया, कितना प्रीमियम है, कितना डिस्काउंट दिया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना रिस्की है, कितना नॉन रिस्की है, सब बताना पड़ता है। डिस्क्लोजर, हम तो मानते हैं डिस्क्लोजर में है ना, सब चीज बता दो। तो इनको कौन गवर्न करेगा? इंश्योरेंस कंपनी को कौन गवर्न करेगा? इंश्योरेंस एक्ट। बैंकिंग को कौन करेगा? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ऑलराइट, बैंकिंग वालों का तो उल्टा ही हिसाब होता है बेटा, उनकी लायबिलिटी एसेट होती है, एसेट लायबिलिटी, समझ में आया ना? उनके वहां डिपॉजिट किया तो लायबिलिटी है, उन्होंने लोन दिया तो एसेट है, समझ में आ रहा है? तो इनका तो उल्टा ही चलता है। बैंकिंग बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। कितना झोल हो रहा है पता है ना? यस बैंक ऑलमोस्ट बंद हो गया था, पीएम पंजाब महाराष्ट्र तो बंद ही हो गया। ऑलराइट, ऐसे बैंक्स ऊपर नीचे चल ही रहा है सबका। तो बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल, आरबीआई के अंडर आते हैं, तो इनके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है। जो हमारी नॉर्मल कंपनीज है ना, रिलायंस, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ऑलराइट, ये सब कहां पे रजिस्टर होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, जस्ट एप्लीकेबिलिटी यू शुड नो, इट इज एप्लीकेबल टू एनी कंपनी दैट इज फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब 1956 वाला होगा तो भी चलेगा, 2013 वाला तो चलेगा ही। इलेक्ट्रिक कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेप्ट वेयर दे आर इनकंसिस्टेंट। मतलब यहां पे अगर कुछ मेंशन है तो ये फॉलो करेंगे, वरना कंपनीज एक्ट। इनका मेन एक्ट इंश्योरेंस वालों के लिए इंश्योरेंस एक्ट है। अगर इंश्योरेंस एक्ट साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा, तो हम किसको फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट को। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम सिचुएशन से उन दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, नाउ एनी अदर एक्ट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे जो आईसीआई वाला होता है, दिस इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट। आईसीआई इज अ बॉडी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें नीचे लिखा रहेगा शायद मॉड्यूल पे भी, फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देयर इज अ सीए एक्ट 1949, कि सीए को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब जेल जाएगा, कब नहीं जाएगा, यस, क्या गलत है, क्या सही है। सीए का कभी एडवर्टाइजमेंट देखा है तुमने? दिवाली ऑफर, बाय वन रिटर्न, फाइल वन रिटर्न, गेट वन रिटर्न फ्री, देखा है? नहीं, क्यों? सीए एक्ट मना करता है। सीए एक्ट मना करता है कि नहीं बॉस, यू कैन नॉट एडवर्टाइज फॉर योर सर्विसेज। तुम्हारे पास इंटीग्रिटी और इज्जत होनी चाहिए कि लोग तुम्हारे पास आना चाहिए, तुम नहीं जाना चाहिए बाहर। दिवाली ऑफर बोल के, ठीक है, ईयर एंड ऑफर, 5 रिटर्न्स गेट 1 फ्री, ना कभी नहीं देखा है। समझ में आ रहा है? तो दे आर गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। ठीक है, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है ये स्पेशल एक्ट होगा तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तुमको समझा, बस याद रखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं मीनिंग या फीचर्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट बेटा, मीनिंग या फीचर्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट वाला, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सबसे पहला वर्ड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब यू हैव टू रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब यू हैव टू रजिस्टर अंडर द रेलेवेंट एक्ट। सबसे पहले मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्निशन या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देयर हैज टू बी देयर। ऑलराइट,
अब बिकॉज यू गेट इनकॉर्पोरेटेड तुमको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, स्पेशल चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज यू आर इनकॉर्पोरेटेड. Alright, you are incorporated, which is an artificial person and has a separate legal entity with perpetual succession and common seal. बेटा कभी ऐसा कंपनीज एक्ट पे बेसिक क्वेश्चन आ गया, तुमने ये डेफिनेशन लिख दिया, प्रोफेसर हेनी का नाम लिख दिया, इंप्रेस हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा. या नाम वाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहले कीवर्ड क्या है, व्हाट इज अ कंपनी? सबसे पहले क्या, इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब ये लॉ में रजिस्टर होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, ये रैंडमली नहीं बनेगा. सोल प्रोप्राइटर को कुछ रजिस्टर करने का जरूरत है, पार्टनरशिप को है. मैं तब इसके लिए बोला था पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट इक्वल टू इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट्स चलते हैं. कल वंश को बस उठा गया, लेके चला गया, बोला चल पार्टनरशिप करेगा अपन, बोलेगा हाँ ठीक है चालू हो गया. समझ में आ रहा है? बट कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा. इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन कंडीशंस. ऑलराइट, सो इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इससे मिलता क्या हम लोग को? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. इससे तीन चीज मिलती है. सबसे पहला सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील. ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, सेपरेट एंटिटी मतलब क्या हो जाएगा, मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स है एंड जो कॉर्पोरेट है वो अलग अलग है. तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखूंगा, तू तेरा मैं मेरा. समझ में आ रहा है? दैट इज सेपरेट एंटिटी. परपेचुअल सक्सेशन मतलब इट विल कंटिन्यू फॉर एवर इन द नियर फ्यूचर, चलता ही रहेगा. यहां वो नहीं है चालू है तो चल रहा है, कब तक चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इधर. यहां गारंटीड चलता रहेगा जब तक उसको बंद नहीं करोगे. समझ में आ रहा है? अभी केएफसी कब स्टार्ट हुआ था, वो बुढ़े चाचा चले गए, केएफसी के बाहर रहता है ना एक बुढ़े अंकल का फोटो रहता है, उन्होंने फाउंड किया था, वो चले गया, बंद हो गई क्या कंपनी? कोका कोला जिसने इन्वेंट किया था वो भी चला गया, बंद हो गया क्या? मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया क्या? नहीं. सो इट विल कीप कंटिन्यूइंग. तुम बुढ़े हो जाओगे तब तक भी मैकडॉनल्ड्स रहेगा, तुम्हारे बाद वही मैकडॉनल्ड्स रहेगा. चलाने वाले अब चेंज हो जाएंगे, कंपनी विल रिमेन द सेम. एंड कॉमन सील तो तुमको मालूम है, सिग्नेचर. ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? बट सेक्शन 220 डिफाइन क्या करता है? देखो कंपनी, कंपनी मीन्स ये तुम्हारे जैसा डेफिनेशन है. कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. अगर ये एक्ट में रजिस्टर हो गया मतलब कंपनी है. देखो ये है लेमैन डेफिनेशन, ये है लीगल डेफिनेशन. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनी लॉ. मतलब 1956 में रजिस्टर हुई या 2013 में अगर ये एसोसिएशन रजिस्टर हो गया तो इसको हम क्या बुलाएंगे? कंपनी. देखो सेक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन वहां भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थे, यहां भी सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस रहेंगे. समझ में आ रहा है? नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी. अब देखो बेटा, हाँ जाओ बेटा, और किसी को जाना है चले जाओ. ठीक है, ऑल राइट. कॉर्पोरेशन मतलब क्या है बेटा? ध्यान दो, कॉर्पोरेशन मतलब क्या है? एवरीवन, कॉर्पोरेशन मतलब क्या है? कंपनी. बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ भी बुलाओ, मीन्स व्हाट? अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया? इट्स एंटिटी और इट्स आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मेंबर्स मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर्स. क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? ओके. अब ये जो बीच में देखो ये पर्दा डाला हुआ है ना इधर, बैरियर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल. वेल समझते हो? वेल इज अ पर्दा जैसा थिंग. क्रिश्चियन वेडिंग्स देखी है, उसमें वो दुल्हन ब्राइड आगे वो पहनती है, उसको वेल बोला जाता है. यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट वेल.
ठीक है, समझ में आ रहा है? देर इज अ बैरियर, देर इज अ वेल दैट इज पुट, ऑलराइट, दैट प्रोटेक्ट्स और दैट सेपरेट्स शेयर होल्डर्स फ्रॉम द और कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखो ये हमने ही बनाया है। मैं पार्टनरशिप में था, मुझे और पैसा चाहिए था तो मैंने कंपनी बनाया। ऑलराइट, अभी शेयर होल्डर को तुम बोलोगे शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर है, बट क्या वो चलाते हैं? नहीं, चलाता कौन है? मैं ही ना। मतलब अपनी स्टोरी याद करो, चलाऊंगा तो मैं ही ना। मैंने पैसा तुमसे ले लिया, तुमको बोला हाँ हाँ तुम ओनर हो, मैं कमाऊंगा तो तुमको पैसा दे दूंगा, यस और नो? शेयर डिविडेंड होता है ना, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। कौन डिक्लेयर करता है डिविडेंड? डायरेक्टर्स। ओनर डिसाइड करता है क्या मेरे को पैसा चाहिए? बोला चल तेरे को नहीं देगा, चा ओनर कुछ कर सकता है क्या? ये लॉ किसने बनाया? मेरे सूट करने के लिए बनाया ना। बोला अभी इन लोग को ले लूंगा, इन लोग मेरे बिजनेस में टांग लगाएंगे तो मेरा पर्पस सॉल्व होगा क्या? नहीं, तुम लोगों ने पैसा देने का भूल जाने का। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं तुमको पैसा दे दूंगा। देखो कितनी मनमानी है ना। तुमसे पैसा लिया, तुमको बोला जाओ यहां से, कंपनी चला कौन रहा है? मैं। ऑलराइट, अब परपेचुअल सक्सेशन है, जब तक जिंदा हूं मैं चला रहा हूं, मेरे बाद कोई और चलाएगा, बट तुम्हारा कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। अभी तुम वो शेयर होल्डर है, तुम्हारे बाद कौन होगा? तुम्हारा रिलेटिव लीगल है, शेयर होल्डर रहेगा। बट लुक एट द वे वी हैव क्रिएटेड, कितना अनफेयर है ना। अब ओनर है तो रन करने देना। नहीं बॉस, रन तो मैं ही करूंगा, पैसा तू लगाएगा, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड। समझ में आ रहा है? तो कॉर्पोरेट वेल डाला बेटा, इसकी वजह से वी कंसिडर इट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोज्ड, मतलब कवर्ड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। तो वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? लीगल पर्सनैलिटी। मतलब यू कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब तुमको पता है। You can enter into agreements, a company can file a case, people can file a case against a company. ठीक है, उसको एक artificial person दिया, but a company cannot marry, it does not have all the rights. A company cannot marry, a company cannot take oath. Take oath मतलब गवाही नहीं दे सकती। Are you understanding? All right. It is separate from its members. It can do all of this. ठीक है, देखो members can, हाँ अभी इसके अंदर ये देखो यहां क्या लिखा है मैंने, मकौरा वर्सेस नॉर्थ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेटा ये चैप्टर में तुमको ना केस लॉज है। केस लॉज मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये केस हुआ था मैकौरा वर्सेस नॉर्थ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये केस में क्या हुआ था मैं तुमको बताता हूं, आई विल टेल यू। सॉरी बेटा, ये केस में क्या हुआ था आई विल टेल यू, बट ये अगर याद रखोगे और लिख दिया ना, दिस वाज डिसाइडेड इन मैकौरा वर्सेस नॉर्थ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये इंडिया का केस लॉ नहीं है, ये बाहर का केस लॉ है। ठीक है, बिकॉज इंडिया को इंडिपेंडेंस बहुत लेट मिला था तो ये सब चीजें बहुत लेट आई। ब्रिटिश को जल्दी मिल गया था तो वहां चीजें जल्दी डिसाइड हो गई थी। समझ में आ रहा है? मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एक काम करो, पहले इतना लिख लो, देन आई विल डिस्कस ये केस लॉ होता क्या है। क्या पेज कितना छोड़ना है? 3-4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो बस। बात करने को नहीं, मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। 5-6 पेज छोड़ दो, और अगर समझ गया तो एक एक्स्ट्रा शीट में लिखना, चिपका देना, ज्यादा रो मत, ठीक है? ऐसा रो क्या है एक तुम लोग।
ये चैप्टर में है ना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है केस लॉ। केस लॉ समझना, बिकॉज ये चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए मैं तुमको बताऊंगा। चलो रुको, यहां क्या लिखा हुआ है, मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले केस लॉ क्या होता है, मतलब एक मैटर, एक लफड़ा हुआ था कोर्ट में, ऑलराइट, जिसमें देखो, जिसको हम लोग केस लॉ बोलते हैं, जिसको जजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, जब तुम सीए फाइनल में आओगे ना, तो तुमको इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना, वहां भी तुमको केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, नए नए, रिसेंट। बिकॉज क्या होता है, एक्ट कुछ बनता है, तुम्हारे समझ में कितना कॉम्प्लिकेटेडली लिखा रहता है, बराबर, तुम्हारे कुछ और समझ में आएगा, गवर्नमेंट को कुछ और समझ में आएगा, लफड़ा हो गया, तुम बोलेगा मैं कोर्ट में जा रहा हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, बराबर है ना, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सही है या कौन गलत। बेटे देखो बेटा, जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ऑलराइट। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मैटर, जैसे जो प्रॉब्लम तुमको है, कहीं ना कहीं किसी को और भी हुई होगी पूरे देश में, हो सकता है किसी कोर्ट ने डिसाइड किया ये मैटर के अंदर, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। तुमको ऐसा लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम यूनिक है, नहीं यार, जो प्रॉब्लम तुमको हुआ होगा, ऐसा बिलियंस का अपना पॉपुलेशन है, किसी और को भी हुआ होगा। सो ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क मतलब एक, जिसको हम बोलते हैं एक जुडिशियल प्रेसिडेंट, समझ रहे हो, प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, प्रेसिडेंट नहीं, हा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट मतलब एक बेस सेट करना, ऑलराइट, एक स्टैंडर्ड सेट करना कि यार इसने इतने अच्छे से समझाया और लिखा कि आप सब इसको फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंग्लिश लॉ के अंदर मैकोरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में डिस्कस हुआ था। क्या हुआ था मैं तुमको बताऊंगा इधर, ठीक है, बट पहले ये लोगों को सीए फाइनल तक पहुंचने तक भी नहीं पता रहता है, ये मैकोरा है ना, जो पहला नाम आता है ना हमेशा बेटा, दैट इज द प्लेंटिफ, ऑलराइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लेंटिफ मतलब इसने केस फाइल किया, मैकोरा ने केस फाइल किया, जिसको लॉ की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ, ऑलराइट, प्लेंटिफ, जिसने कंप्लेन लाई, जिसने फाइल किया, हमेशा फर्स्ट नाम, वर्सेस के बाद जो नाम रहेगा ना उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डिफेंडेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जो ये केस को डिफेंड कर रहा है, इसके अगेंस्ट इसने फाइल किया हुआ है, समझ में आया बेटा। ही इज द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस, जिसको प्लेंटिफ बोला जाता है, और ही इज द पर्सन जो डिफेंड कर रहा है, वो डिफेंड किया जाता है, समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। सो मैकोरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये केस हुआ था ब्रिटिश लॉ के अंदर, एंड ये केस में डिसाइड हुआ था कि मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैकोरा, मतलब ये केस लॉ में क्या हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, सुनो बेटा, ये बंदा था ना मैकोरा, अब इनके नाम अजीब ही होते, फॉर सम रीजन जितने भी केस लॉज है ना, इनके नाम अजीब ही रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो एम था ना बेटा मैकोरा, ही हेल्ड ऑल द शेयर्स इन हिज कंपनी, ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के सब शेयर्स इसके पास ही थे, मतलब प्राइवेट कंपनी जैसा था। देखो मैंने शेयर्स, मैंने ही कंपनी खोली, शेयर्स किसके है, मेरे ही है, चलेगा, चलेगा ना, हमने स्टोरी बनाई है ना, क्यों नहीं चलेगा, हमारे लिए हमने बनाया है, तो हमने पार्टनरशिप से कन्वर्ट क्या हो गए, कंपनी, कंपनी अलग, मैकोरा अलग। देखो सुनो, मैकोरा अलग, कंपनी अलग, मैकोरा ने क्या दिया,
पैसा, कंपनी ने क्या दिया? शेयर्स। चलेगा? चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैकोरा ने क्या किया? खुद ही चला रहा है ना। अब इसका टिम्बर कंपनी था, लकड़े का बिजनेस था, तो मैकोरा ने क्या किया? इंश्योरेंस लिया, बट इंश्योरेंस किस में लिया? अपने नाम पे लिया। ऑलराइट, इंश्योरेंस लिया अपने नाम पे। अभी मैं हूं मैकोरा, ये है कंपनी, में क्या कंपनी को लोन दे सकता हूं? कुछ सब कर सकता हूं बेटा, एक जो नॉर्मल इंसान कर सकता है। क्या कंपनी को लोन दे सकता हूं? मैं पूरे शेयर्स मेरे एक्सेप्ट वन, फिर भी चलेगा? चलेगा। क्यों? लॉ ने क्या बोला है? मेंबर्स एंड कंपनी आर डिफरेंट। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम ही सब शेयर होल्डर हो, तुम ही सब कुछ हो, इट इज सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी। देखो, शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, ये याद रखना। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, समझाने के लिए। अब तुम एडवांस लेवल पे आ गए हो। शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, उनका रोल सिर्फ शेयर कैपिटल देने में। अब बोलोगे सर उनके पैसे से एसेट खरीदा ना, हां खरीदा, बट उसको इनडायरेक्टली वो ओनर नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ऐसा नहीं है बेटा कि तुमको 12th में गलत सिखाया है। 12th में बोलते हैं ना कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो सिर्फ एक समझाने के लिए बात होती है कि वो इनडायरेक्ट ओनर्स है। जब हम लॉ की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, एडवांस लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी? नो, ये कंपनी का जमीन है, शेयर होल्डर का नहीं। कंपनी को प्रॉफिट देना होगा तो कंपनी देगी। अगर कल उठ के मैं जमीन बेच दूंगा तो क्या ये पैसा कब शेयर होल्डर्स को दूंगा? क्यों? सेपरेट एंटिटी बॉस। समझ में आया कि कंफ्यूज हो रहा है? देखो बेटा, यहां यही टाइम है कि तुम तुम्हारा सिली से सिली डाउट पूछ लो, बिकॉज ये वापस आएगा इंटर में। समझ में आ रहा है? दिस विल कम अगेन इन इंटर, एंड देन एट दैट टाइम तुमको चीजें प्रॉपर्ली समझ आनी चाहिए, खाली लर्न करने के लिए मत करो। तो यहां जितना भी तुमको सिली लगे डाउट पूछ लो, बिकॉज दिस इज द प्लेस हियर यू विल आस्क सिली डाउट्स एंड गेट योर बेस क्लियर। समझ में आ रहा है? तो मैकोरा इज द प्लेंटिफ, जिसने कंप्लेन फाइल, केस फाइल किया, ही इज द डिफेंडेंट। हुआ क्या? अभी तक तुमको समझा क्या क्या हुआ? मैकोरा ने कंपनी खोल दी, सब शेयर्स उसके पास थे, चलेगा। अब मैंने तुमको क्या बोला? आर शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी? तो इंश्योरेंस किसको निकालना चाहिए था, बट निकाला किसने? वो बोला ठीक है ना, मैं ही हूं, ठीक है ना, मैं ही हूं, ठीक है। लकड़ा जल गया। फायर इंश्योरेंस लिया था, टिम्बर कॉट फायर, मैकोरा गया किधर? ये इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस को इज ऑल्सो कॉल्ड एज अश्योरेंस इन फॉरेन कंट्रीज। इसने बोला चल निकल यहां से, तेरे को 1 रुपया नहीं देगा हम लोग। बोला क्यों? बोला तूने निकाला फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी तेरी थोड़ी ना है। वो बोला मैं ही शेयर होल्डर हूं, सब कुछ नहीं चलेगा बॉस। मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कोर्ट ने बोला नहीं चलेगा बॉस, मैकोरा विल नॉट गेट अ सिंगल रुपी। ये इंश्योरेंस निकलनी चाहिए थी तो किसके नाम पे निकलनी चाहिए थी? कंपनी के नाम पे, इंडिविजुअल के नाम पे नहीं। समझ में आ रहा है? सो द प्रिंसिपल, तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे? मैकोरा इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी हैविंग ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 1। पॉइंट नंबर 1 ये फैक्ट था। फैक्ट नंबर 2, मैकोरा took out an insurance policy in his own name for the stock। टिम्बर मतलब उसका इन्वेंट्री हो गया, बराबर है। फिर स्टॉक को क्या हुआ? जल गया। मैकोरा गया नॉर्थ एश्योरेंस के पास। नॉर्थ एश्योरेंस बोला सॉरी सर, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दिस इज हुज प्रॉपर्टी? तो पॉलिसी किसको निकालनी चाहिए थी? सो यू हैव नो इंटरेस्ट, तुम्हारा सिर्फ लेना देना ना शेयर कैपिटल और डिविडेंड से है, बस। कंपनी क्या करती है उससे नहीं है।
तो ऐसे केस में उसको पैसा नहीं मिला, उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। नो कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब मैकोरा ये केस हार गया। जब नहीं दिया लोग ने पैसा तो वो कोर्ट में लेके गया, ऐसा कैसा नहीं देगा, शेयर कैपिटल तो मैं ही हूं, सब कुछ मेरा ही है। कंपनी ने बोला नहीं बॉस, कोर्ट ने बोला नहीं बॉस, नहीं चलेगा, यू आर अ सेपरेट। देखो यहां से फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट आया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जजमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, तुम मेंबर से अलग है, तुम आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। एंड ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। बेटा एग्जाम में क्या आएगा, ऐसा मिलता जुलता स्टोरी देंगे, या इंश्योरेंस था ना वहां कुछ और बोलेंगे। ऑलराइट, या तो ये स्टोरी दे ही देंगे तुमको फायर वाली, बट टिम्बर के बदले कुछ और जल गया। ऑलराइट, ऐसा था, फिर इसने ऐसा क्लेम किया, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, दिस वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ मैकोरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दिस वॉज डिसाइडेड इन अ केस लॉ, बट नाम लिख दिया ना, 1 मार्क तो देगा वो तुमको एक्स्ट्रा। मतलब आंसर जितना लिखा उसका 1 मार्क प्योरली फॉर नेम, मैकोरा वर्सेस नॉर्थ। अब तुमको ये याद नहीं रखना, अभी तुमको स्टोरी याद है ना, लकड़ा जल गया था बस, बाकी सब तुमको ना माल मटेरियल मसाला कहां रहेगा, क्वेश्चन में ही रहेगा, क्वेश्चन में ही देंगे वो लोग, तो वही तुमको पिकअप करना है, बस नाम लिखना है। इन द केस ऑफ मैकोरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस लिमिटेड इट वाज डिसाइडेड दैट मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तुमको डिसाइड कर देना, तुमको बोलेगा इसको पैसा मिलेगा या इसको पैसा नहीं मिलेगा। इजी पिकिंग, मतलब मस्त तुमको इधर मार्क्स मिल सकता है। ऑलराइट, तो सेपरेट लीगल स्टेटस के अंदर क्या था बेटा, सबसे पहला कीवर्ड क्या था, सेपरेट लीगल स्टेटस में इट हैज अ लीगल, एवरीवन इट हैज अ लीगल पर्सनालिटी, ठीक है, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये थर्ड पॉइंट इज वेरी ओके, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर नॉट प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कल उठ के तुमने मेरे को पैसा दिया, मैंने वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, तुम बोलोगे सर मेरे पैसे से ही खरीदा तो मैं ओनर हुआ ना, नहीं करने का बकवास ये सब। तुमने हमको पैसा दिया, हमने तुमको क्या दिया, शेयर। डिविडेंड तो जब प्रॉफिट होगा तब दूंगा, मैंने तुमको क्या दिया, बस। अब ये शेयर के बदले तुम प्रॉपर्टी भी लेगा, समझ में आया, उतना ही हमारा रिश्ता है, तुम मुझे पैसा दो मैं तुमको शेयर दूंगा, समझ में आ रहा है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो यही पैसे से तुमने प्रॉपर्टी खरीदी ना, नहीं चलेगा। तो शेयर होल्डर्स आर नॉट प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अ मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। चाहे वो प्रॉपर्टी से कुछ भी करे, उससे मेंबर का लेना देना नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, इट डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दिस वाज डिसाइडेड इन द जजमेंट मैकोरा वर्सेस नॉर्थ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर हो गया, डाउट्स? हाँ, कुछ नहीं समझा मेरे को, जेन्युइनली कुछ नहीं समझा मेरे को। अरे देखो यहां मैं नंबर ऑफ शेयर्स पे डिस्कस कर रहा हूं क्या, तो फिर तुम क्यों डाल रहे हो अपना दिमाग? उसके पास 1 हो या 100 हो, ये प्रिंसिपल विल होल्ड ट्रू। बेटा ध्यान दो, मैंने ये डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स किया है क्या? तुम्हारे पास 1 हो या पूरा हो, तुम कंपनी के प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है बॉस, तुम कंपनी के ओनर का प्रॉपर्टी नहीं है। यहां बात सिंपल थी, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमको लगा सेम ही है ना, मैं करूं मेरा कंपनी करे, सब कुछ तो मेरे पास है, बाहर वाला तो कोई है ही नहीं, फिर भी नहीं मिला तुमको पैसा। क्यों? तुम बोलेगे सर कंपनी को दे दो, कंपनी ने थोड़ी ना पॉलिसी ली, कंपनी पॉलिसी लेती तो कंपनी को पैसा आता, मैंने पॉलिसी ली बट मेरा ये एसेट नहीं है। इट्स लाइक सेइंग मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तेरे स्कूटर का और तेरा स्कूटर जल गया तो मेरे को पैसा मिलेगा क्या? बोले बॉस तुम्हारी स्कूटर ही नहीं है तो तुमको कैसे पैसा दूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई टुक एन इंश्योरेंस ऑफ योर कार, नाउ योर कार बर्न्स, विल आई गेट मनी?
मैं बोला नहीं नहीं यार, मेरे को दे दे, मैं उसको दे दूंगा। नहीं बॉस, उसको लेना चाहिए था, उसको चाहिए था तो तुमको लेना चाहिए था तुम्हारी प्रॉपर्टी का। तुम क्या किसी रैंडम कुछ भी, तो तुम कल उठ के बोलोगे एक काम करो, ये जो शिप जा रही है ना, इसका इंश्योरेंस मैं ले लेता, ये तो डूबने वाली है, डूब गई तो तुम पैसा ले लोगे। थोड़ी ना ये सेंस बनता है। समझ में आया तुमको? सेपरेट मतलब क्या? सेपरेट बताए तुम्हारे पास सब शेयर्स हो, एक हो या कुछ भी ना हो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? हाँ बेटा। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप होता या सोल प्रोप्राइटर होता तो वन एंड द सेम, वन एंड द सेम मिलता, मिलता। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लीज राइट दिस डाउन। ऐसे बहुत केस लॉज है, फटाफट लिखो, डिस्कस करना है अपने को। ऑलराइट नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज, ध्यान दो, नेक्स्ट पार्ट देखो, प्रोफेसर हेनी ने जो बोला था ना वही चीजें चेक करें हम लोग। सबसे पहले था सेपरेट लीगल, सेपरेट लीगल क्या लिखा है तुमने? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर सबसे पहला वर्ड क्या था? लीगल पर्सनैलिटी। सबसे पहला कीवर्ड क्या था? लीगल पर्सनैलिटी। फिर क्या ऐसा कोई मर वर गया क्या इधर? बराबर बोलो ना, क्या है यार? लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। फिर क्या था? इट इज सेपरेट फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एवरीवन, पहला वाला क्या था कीवर्ड? लीगल पर्सनैलिटी। इट इज सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। ऑलराइट, आर शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी? शेयर होल्डर्स आर नॉट प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स, तो मिलके भी नहीं क्लेम कर सकते हो। वाइट जॉइंट ओनर्स, ध्यान दो हर वर्ड क्यों यूज किया जाता है। मेरे पास 25% है, वंश के पास 25% था, तो हम दोनों मिलके मेजॉरिटी में आ गए, तो हम बोलेंगे हमारा हमारा ओनर है, हम सब कुछ है, कहोगा नहीं। तो तुम इंडिविजुअली भी नहीं एंड जॉइंटली भी नहीं, आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनीज एसेट्स या कंपनीज प्रॉपर्टी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट की क्या था? मेंबर्स डू नॉट हैव डैश, members do not have dash insurable interest in the property of the company. This case was decided in Macora versus North Assurance Company Limited. ऑलराइट, मैकोरा ने फाइल किया था केस और हार गया। ठीक है, उसको लगा मैं जीतेगा, उसके अगेंस्ट हुआ, कुछ नहीं। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। बेटा परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक जाएगी तो ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में डाई और चेंज। बेटा एक केस ऐसा हुआ था, 7 मेंबर्स की कंपनी थी, वो लोग प्राइवेट जेट में जा रहे थे, प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, ऑल 7 मेंबर्स डाइड, द कंपनी डज नॉट शट डाउन। हाँ, ट्रांसफर होगा, वो शेयर्स उसके लीगल है, इसको ट्रांसफर होंगे। इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स may change, shareholders may die, but this will not affect the existence of the company. shareholder bankrupt हो जाए, मर जाए या change हो जाए, this will not affect the continuance of the business. That is called as perpetual succession. members may come or members may go, the company will go on forever. समझ में आ रहा है? सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी। ऑलराइट, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड्स अपॉन द लायबिलिटी ऑफ द, और डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी, काइंड ऑफ कंपनीज। एलएलसी, एलएलसी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जनरली इंडिया में, अब ये पहले होते थे लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी कंपनी होती थी, बट अब नहीं होती, बंद कर दिया लोगों ने। ठीक है, बस नॉलेज पर्पस के लिए एलएलसी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ टुडे आर एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जिसमें लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय द अनपेड अमाउंट पेड ऑन, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तुमने किया है उसी नहीं, अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स किया है। फेस वैल्यू होता है 10,
समझो, इशूड एट पार। ऑल राइट, क्या जरूरी है 10 का 10 आज देना है? नहीं। इंस्टॉलमेंट्स में आ सकता है पैसा, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फलाना डिमका, ठीक है। मुझे बोलो पेड अप, 5 पेड है तो 5 कितना है? छोड़ो 6 लेते हैं बिकॉज नंबर सेम हो जाता है। ₹6 कॉल्ड अप या पेड अप है, ₹6 पेड अप है तो अनपेड कितना है? तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है? समझ में आया? योर लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। समझ में आ रहा है? कंपनी तुमसे ₹10 से ज्यादा मांग सकती है क्या? नहीं। और ₹10 में से तुमने 10 फुल्ली पेड अप, व्हाट इज योर लायबिलिटी? नथिंग, नो लायबिलिटी। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। समझ में आ गया? ₹10 का शेयर था, तुमने ₹10 दे दिया, खत्म हो गया। इज देयर एनी अनपेड अमाउंट? नो। तो कम अनपेड अमाउंट मतलब बैलेंस अमाउंट जो तुमसे लेना है। और तुम्हारा मेरा वही बात हुआ था ना ₹10 का। अब मैंने ₹10 में से 4 मंगा लिया तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है? सीधी सी बात है ना, ₹10 का शेयर तुम ₹4 में खरीदेगा क्या? ₹10 का शेयर ₹10 में खरीदेगा, बट इट डिपेंड्स। मुझे ₹10 एक साथ नहीं चाहिए, पहले 4 दे दे, फिर 2 दे दे, फिर 4 दे देना वापस। अंडरस्टूड? सो योर मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तुमने 10 पूरा दे दिया, खत्म, फिर भूल जाने का। फिर कंपनी डूब जाए, तुम्हारे से वो पैसा नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जहां तुमने गारंटी दी है कि जितना भी हो जाए हम देने को तैयार है, जो आज के जमाने में नहीं चलता। इट इज वेरी सिमिलर टू अ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? जो आज के जमाने में नहीं है। अनलिमिटेड बाय गारंटी मतलब एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि हम दे रहे ₹30 तक की हमारी गारंटी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ₹30 तक मांगेगा, उसके ऊपर नहीं मांग सकता। और ये गारंटी वाली कंपनी कौन सी होती है? ट्रेडिंग होती है, चैरिटी कंपनी होती है ना, वो सब करते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने बोला ना, लीगल पर्सन, कॉर्पोरेट एंटिटी, जुडिशियल पर्सन। ऑल राइट, ये धर्म जैसा दिख रहा है ना? ठीक है, लेफ्ट वाला नहीं नहीं, देख ब्रेड खा रहा है ना, ये देख इधर गले में लेके घूम रहा है। जुरिडिकल बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी, दीज ऑल रिफर टू वन एंड द सेम। सी लिसन, इवन दो इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये एक्ट कैसे करेगा? हाउ विल इट फंक्शन? इट विल फंक्शन थ्रू ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी मतलब वाया ह्यूमन इंटरवेंशन। है आर्टिफिशियल, चलाते कौन है? मतलब एक रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। आर्टिफिशियल एक गाड़ी होती है, उसको रिमोट कंट्रोल चलाता है, बराबर है। तो कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स नहीं। कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते हैं। ठीक है, दे आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द शेयर होल्डर्स। वो तुम्हारे बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो सिर्फ कंपनी के बिहाफ पे लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो लिख लो बेटा, ये लिख लिया, ये लिख लो, चलो। सीईओ ऐसा देखोगे ना कभी भी, ये कंपनी रहेगा। ठीक है, वो सीईओ है, एलओ करके कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा। ठीक है, आ गया, हो गया टाइम पास। चल जल्दी। ठीक है, हो गया। ए, तेरे लिए नहीं रुकने वाला, ठीक है।
आज सब अलग अलग क्यों बैठे हैं? मतलब आई एम नॉट यूज टू दिस सिटिंग। ठीक है, हो गया। चलो बेटा, नेक्स्ट इज कॉमन सील। तो हम लोग ने 5 फीचर्स देखे। सबसे पहला क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड वाला, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑलराइट। फोर्थ वाला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिफ्थ वाला, कैन अ कंपनी साइन? कैन अ कंपनी साइन? नो, आर्टिफिशियल पर्सन है, हाथ पैर थोड़ी ना है यार। तुम साइन कर सकता है, कंपनी साइन थोड़ी ना करेगा। तो कंपनी साइन कैसे करेगी? बाय यूजिंग अ कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील ऐसा दिखता है, लाइक लिटरली ये सील आ गया मतलब कंपनी ने साइन कर दिया। तो ये होता किसके पास है? या तो कंपनी सेक्रेटरी के पास या डायरेक्टर के पास रहता है। अगर ये स्टैंप ऐसा लग गया, देखो लिखा हुआ है ना, प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इट्स अ कंपनी। ये सील लगाना पड़ता है, लिटरली दिखा दिया मैंने तुमको, बट सील लगाना झंझट है। ये पुराने, हाँ क्या नहीं, सील नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। घूम गया सील तो क्या करोगे? काम नहीं करोगे, नया सील बनाओ। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट देखो ना, मैं बोला 2015, उसने बोला कि सील का जरूरत नहीं है। अगर दो डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर लिया तो हम मान लेंगे कि कंपनी ने साइन कर लिया। क्यों? बोला ये पुराने जमाने का। देखो सील मतलब तब कैसा होता था, मतलब वैक्स सील होता था। ये मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब वो वैक्स को मेल्ट करके लिख के, पेपर महंगा होता था, हर चीज पे धाप 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 सील नहीं मार सकते थे। ठीक है, पेपर वॉज एक्सपेंसिव, मास प्रोड्यूस नहीं था, तो नोटबुक्स नहीं होती थी बेटा पहले, तुमको पता है। इंडिविजुअल शीट्स ऑफ पेपर वर देयर, वो आराम आराम से वो इंक से लिखता था, कटिंग वटिंग व्हाइटनर व्हाइटनर कुछ भी नहीं रहता था। वन स्पेशल पर्सन वुड राइट ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट एंड देन उस पर वैक्स करके सील होता था। इट वाज अ लेंथी प्रोसेस। बोला ये सब छोड़ो, ये पुराने जमाने का है, इट्स नॉट रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। आप एक काम करो, 2 डायरेक्टर, जिसको नहीं यूज करना कॉमन सील, तो 2 डायरेक्टर से साइन करवाने का, या 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है? अब एवरीवन रेडी? धर्म, ठीक है, ये धर्म के लिए, धर्म की दुल्हन है ये, ठीक है। ऑल राइट, नाउ सलमान भाई नहीं है वो सोलोमन है, ठीक है। उसका स्पेलिंग उसने वैसा लिखा है, बट द वर्ड इज सोलोमन। सोलोमन मालूम है ना तुमको? किंग सोलोमन रहता था, एक स्टोरी पढ़ा होगा, हाँ वही। ध्यान दो, कॉर्पोरेट वेल थियोरी, ध्यान दो एवरीवन। ऑल राइट, कॉर्पोरेट वेल थियोरी। वेल का मतलब क्या? मैंने बोला एक पर्दा रहता है, ठीक है। तो पर्दे में क्या करने का? रहने देने का, ठीक है। धर्म समझ रहा है ना? देख, बुलाने का, बुलाती है बर्ड, हाँ समझ में आ रहा है? देख इतना शर्मा भी रहा है, एकदम ब्लश लश कर रहा है। All right, now what did I say? I mentioned in the beginning, ध्यान दो, I mentioned in the beginning that the liability of the members are considered separate or different than that of the company. समझ में आ रहा है? उनकी liability अलग, members are different, members and liability, members and company में सिर्फ shares and money का हिसाब है, बस, that's it। बाकी कंपनी इंडिपेंडेंटली रन होगी। ये हमने ही क्रिएट किया सो दैट आवर लायबिलिटी इज लिमिटेड। अब मैकोरा में क्या हुआ? पूरे शेयर्स किसके पास थे? मैकोरा के पास थे। ऐसा देखा जाए तो सर फर्म जैसा ही हो गया ना, कैपिटल भी मेरा, कंपनी भी मेरी, जो मैं डिसाइड करूंगा वो ही होगा, बट फिर भी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, बिकॉज वी मेड दिस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, सो दैट इन केस वी गेट ग्रीडी एंड हमारा लॉस ज्यादा हो तो हम बच जाए। समझ में आ रहा है? इसमें मैकोरा का लायबिलिटी कितना है? अमाउंट ऑफ शेयर्स, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? देयर वाज अनदर लैंडमार्क जजमेंट, बेटा ये SALOMAN ही है, आई हैव नॉट मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक। सोलोमन यूजुअली लिखा जाता है SOLOMON, ठीक है,
बट इसमें कैसा है, लोग ने लिखा ऐसा है, स्पेलिंग है, बट इट इज द वर्ड इज सोलोमन. सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ऑल राइट. अब सोलोमन क्या था बेटा, सोलोमन एक बंदा था, ठीक है. सोलोमन ने सेम चीज किया. सोलोमन कन्वर्टेड हिज बिजनेस इनटू अ कंपनी. एंड कंपनी में क्या था, 7 जन थे और 7 सब खानदान वाले थे. हिमसेल्फ, हिज वाइफ, सन्स, डॉटर, सब शेयर्स उसने खरीद लिए, ठीक है. इसका जूते का बिजनेस था. इफ आई डोंट रिमेंबर, बट इसका जूते, हाँ मोस्टली इसका जूते का बिजनेस था, ठीक है. अब क्या है, कंपनी का शेयर कौन होल्ड कर रहा है, सोलोमन एंड फैमिली. सोलोमन एंड फैमिली मतलब ही, हिज वाइफ, डॉटर, सन. अब सोलोमन ने क्या किया, अब क्या बोल रहा है, अब अलग अलग हो गए. अब सोलोमन कंपनी लिमिटेड इज डिफरेंट, सोलोमन एंड फैमिली आर डिफरेंट. अब सोलोमन ने कंपनी को क्रेडिटर डिबेंचर्स इशू करे. सोलोमन ने नहीं, सॉरी, कंपनी ने सोलोमन को डिबेंचर्स इशू करे. मतलब कंपनी ने क्या दिया, डिबेंचर. सोलोमन ने क्या दिया, पैसा. समझ में आ रहा है. डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट. नाउ डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड. कंपनी बंद होने गई, तो देयर वर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सो कैन आई से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में डिबेंचर्स आ गया एंड अनसिक्योर्ड में नॉर्मल आ गए. तो जब कंपनी बंद होगी तो पैसा पहले किसको मिलेगा, कंपनी पहले किसको, पैसा किसको मिलेगा. यहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन है, सोलोमन एंड फैमिली. तो पैसा मैं सोलोमन को दूं पहले, मतलब सोलोमन अपने आप को पैसा दे या सोलोमन बाहर वाले को पैसा दे, बोलो जल्दी. क्यों अपने आप को पैसा दूं, क्योंकि बट मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना, सब मेरा ही है. कॉर्पोरेट वेल, कंपनी मतलब ये अभी एंटिटीज अलग अलग है. भले मेरे पास पूरा हो, पैसा मैं पहले लूंगा, मतलब मैं ही लिक्विडेट कर रहा हूं, मैं ही पैसा उसमें से निकाल रहा हूं और बोला तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, सॉरी, लॉस. ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है बॉस, यही होता है. इसके लिए तो बनाया ये कंपनी स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड. इसके लिए बनाया, बिकॉज लाइबिलिटी इज नहीं, ओप सॉरी, दिस इज रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस. धंधे में रिस्क होता है, लोन दोगे रिस्क होगा. तुमको जब प्रॉफिट हुआ तो तुम कंप्लेन नहीं किया, तो लॉस हो रहा है तो क्यों कर रहा है. समझ में आ रहा है. तो सोलोमन ने क्या किया, सिक्योर्ड, बोले डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड है, मैं पहले पैसा लूंगा, बैलेंस बचा तो मैं किसको दूंगा, अनसिक्योर्ड को. तो अनसिक्योर्ड वाले गुस्सा हो गए, अनसिक्योर्ड वालों ने केस फाइल कर दिया. ऑलराइट, केस फाइल कर दिया. तो मतलब क्या हुआ, कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर दिया. तो इसने भी फाइल किया कि मेरे को चाहिए मेरा, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, इवन दो आई एम अ मेंबर. मैंने केस फाइल क्या कैपेसिटी में किया, एज अ डिबेंचर होल्डर. समझ में आ रहा है कि बॉस मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि इसको समझ गया था कि आई एम डिफरेंट एंड द कंपनी इज डिफरेंट. तो इसने केस फाइल कर दिया. ऐसा लग रहा है अपने आप पे ही किया, नहीं बॉस ये एंटिटी अलग है. कोर्ट ने बोला सोलोमन विंस, सोलोमन विंस. ऑफ कोर्स सोलोमन की बात बराबर है, इट इज अ सेपरेट एंटिटी. अब वो लॉस में, लिक्विडेशन में क्यों गया, डिप्रेशन था, धंधा नहीं हो रहा था, तो कंपनी बंद करनी पड़ी. तो उसने क्या किया, लिक्विडेट किया, एसेट्स बेचा. पहले किसको पे करेगा, सिक्योर्ड. अब मैं ही सिक्योर्ड हूं तो मैं क्या करूं, वाओ. तुम डिबेंचर ले लेते, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तुम डिबेंचर ले लेते, तुमको भी मिल जाता, तुम अनसिक्योर्ड रहा ना. तो पहले सिक्योर्ड वालों को मिला एंड देन अनसिक्योर्ड. एंड इसमें कोइंसिडेंटली सिक्योर्ड वाज ही हिमसेल्फ. क्या नहीं, अनसिक्योर्ड जेन्युइन बाहर वाला था, क्रेडिटर्स, बाहर वाला क्रेडिटर्स, जो ट्रेड क्रेडिटर्स हो ना, जिसपे हम माल उधार पे खरीदते. समझ में आ रहा है. ऑलराइट, बाहर वालों ने बोला यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर बिकॉज तुम ही डायरेक्टर हो, तुम्हारे पास ही शेयर होल्डर्स हैं, तुम ही सिक्योर्ड हो. सोलोमन बोला ऑफ कोर्स. वो लोग बोले नहीं, केस फाइल करो. एंड जज ने क्या डिसाइड किया, अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट वेल थियोरी, जब उसने कंपनी बनाई थी ये इसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई. अब भले वो ओनर हो या शेयर होल्डर हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब डिबेंचर होल्डर है। अगर ये नहीं होता और कोई और होता तो भी हम किसको देते? डिबेंचर को ही पहले पे करते ना। तो सोलोमन हुआ तो क्या हुआ? पैसा दिया है तो उसको पैसा वापस आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। समझ में आ रहा है? इन द अबाउ केस द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट द शेयर होल्डर्स Solomon cannot be held liable for the acts of the company even though he holds the entire share capital. भले मेरे पास सब कुछ है, पूरा कैपिटल मैं कंट्रोल कर रहा हूं, फिर भी you cannot hold me accountable for the company's actions. It's a little unfair देखा जाए तो। ये तो क्या मन मर्जी कुछ भी करेगा? हाँ करेगा, हम क्या कर सकते हैं? लॉ ने बोला है बेटा, देखो इसमें फीलिंग्स नहीं लगानी है। ओ सर ऐसा कैसा पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है बॉस, ये इंसान की ग्रीड है, वही मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला। इट इज द लालच दैट इज देयर। ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। दूसरा वाला ए देयर आर, मुंह बनकर, ऐसा खुला मुंह है ऐसा। ऑल राइट, क्या लिखा हुआ इधर? कैरेक्टर ढीला, धर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? देर आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देर आर सर्टन केसेस वेयर द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड, कैन बी द वर्ड लिफ्टेड, द वर्ड क्रैक्ड, द वर्ड पियर्स्ड। मतलब ये पर्दा हटा दिया जाएगा, इसको भगा दिया जाएगा। धर्म सॉरी, ठीक है, बुरा नहीं मानना, ठीक है। The veil will be removed, the cover shall be disregarded, it shall be pierced in 5 cases. सबसे पहला टू फाइंड आउट, मतलब क्या माना जाएगा ऐसे केसेस में कि कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर वन एंड द सेम। देर आर 5 केसेस, इंपॉर्टेंट अगेन। सबसे पहले कैरेक्टर ढीला, मतलब एनिमी कंपनी। एनिमी कंपनी मतलब जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, ये तो तुमने देखा भी है, इंडिया एंड चाइना बीच में जरा रिलेशन खराब हो गए थे। समझो टुमारो इंडिया गोज टू वॉर विथ चाइना, फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी सम कंपनीज जिसमें चाइनीज शेयर होल्डर्स है, तो चाइना इज एन एनिमी कंट्री, तो द कंपनी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एनिमी ऑफ द स्टेट टेम्पररीली, एंड देन शेयर होल्डर्स एंड कंपनी को सेम माना जाएगा। होता है बेटा, रशिया वेंट टू वॉर विद यूक्रेन, तो यूक्रेन बिकम्स एन एनिमी स्टेट। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? तो शेयर होल्डर अगर एनिमी स्टेट का है तो कंपनी को भी एनिमी माना जाएगा, बिकॉज थ्रेट है ना, लोग इंडिया से सीक्रेट्स लीक करेंगे, कुछ रिसोर्सेज लीक करेंगे, इसके लिए तो बैन हो गया था पबजी। समझ में आया? बिकॉज एनिमी स्टेट, रिलेशन सही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? सेकेंड वाला, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, डिनशॉ मैनेकजी पेटिट। ठीक है, सुनो ये केस लॉ है। डिनशॉ मैन, इनके नाम अजीब अजीब ही है फॉर सम रीजन, मुझे क्यों नहीं पता। मतलब ये नॉर्मल लोग केस क्यों नहीं फाइल करते हैं? मैकोरा, ये कौन सा नाम है? आज तक लाइफ में नहीं सुना। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सोलोमन, उसकी स्पेलिंग गड़बड़। ठीक है, नाउ डिनशॉ मैनेकजी पेटिट का एक केस था बेटा। दिस इज द लास्ट थिंग एंड विल स्टॉप फॉर टुडे। डिनशॉ मैनेकजी ने क्या किया मालूम? उसको ना बहुत सारा डिविडेंड इनकम मिलता था, तगड़ा इन्वेस्टमेंट था, अमीर आदमी था। डिविडेंड इनकम मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट फ्री बैठे बैठे कमाता था। तो उसने क्या किया, कंपनी खोली, डिविडेंड उसको दिया और उसके बदले क्या ले लिया? शेयर्स। और जो डिविडेंड का पैसा अभी किधर पड़ा हुआ है? कंपनी उसकी खुद की है, कंपनी से वो क्या ले लेता था? लोन। वो डिविडेंड अपने आप पे ले लेता था, क्या लेता था? लोन। अब ये देखो क्या किया उसने, उसको मिल रही है, ध्यान से देखो, उसको डिनशॉ को क्या मिल रहा है? डिविडेंड। ये डिविडेंड उसने किसको दे दिया? कंपनी। कंपनी ने उसको क्या दिया? शेयर्स। और वो जो पैसा अभी किसके पास है? ये सेम पैसा इधर आ रहा है एज लोन। इज लायबिलिटी ना, लायबिलिटी पे टैक्स भरोगे कि इनकम पे टैक्स भरोगे? अब उसने वो इनकम को क्या कन्वर्ट कर दिया?
लायबिलिटी। डिनशॉ अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? समझ में आ रहा है? देखो दिमाग लोगों का कैसा कैसा चलता है। टैक्स बचाने के लिए डायरेक्टली नहीं ले रहा है वो इनकम को क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली कर रहा है। तो क्या यहां पे कंपनी का कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, कंपनी बस पैसा घुमा रही है इधर उधर। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और टू प्रोटेक्ट टैक्स एवेजन, ये कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाएगा। यहां पे डिनशॉ मैनेक जी एंड उसकी कंपनी को वन एंड द सेम माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। तो पहले वाला क्या था? कैरेक्टर डीला। सेकेंड रीड मतलब टैक्स, याद रखना, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स। सरकमवेंट टैक्स मतलब क्या? टू अवॉइड टैक्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? फटाफट रिवाइज कर लो एक बार मेरे साथ। कंपनीज एक्ट 2013, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। मीनिंग एंड फीचर, सबसे पहला क्या था? एक मिनट। फीचर सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट कीवर्ड क्लोथ विद लीगल पर्सनालिटी। फिर क्या था? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आर शेयर होल्डर्स ओनर्स? शेयर होल्डर्स आर नाइदर इंडिविजुअल या प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। या प्रिंसिपल क्या है? मेन मेंबर डज नॉट हैव डैश in the property of the company. It was decided in which case law? Mekora versus North Assurance Company Limited. All right. Perpetual succession. Members may change, members may die, but the company will go on forever. Limited liability depends upon the kind of company. There is LLC, unlimited liability, limited by guarantee. ठीक है? Artificial legal person मतलब क्या? It acts through dash ह्यूमन एजेंसी। खुद से नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल है तो कौन चलाएगा? ह्यूमन एजेंसी। कौन चलाएंगे? डायरेक्टर आर एजेंट्स ऑफ डैश बट नॉट एजेंट्स ऑफ डैश। डायरेक्टर सिर्फ कंपनी का एजेंट है बट शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है। कॉमन सील मतलब क्या? सिग्नेचर और स्टैम्प दैट ऑथराइजेज। इज इट कंपल्सरी? नो, इट यूज्ड टू बी। बट जो कंपनीज, कौन सा एक्ट आया? अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे ही लिखना, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज ब्रैकेट अमेंडमेंट एक्ट में बोला ये रिक्वायरमेंट हैज बीन चेंज्ड। हाउ मेनी? या तो 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? कॉर्पोरेट वेल थियोरी। व्हाट इज द मेन केस लॉ ओवर हियर? सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। यहां पे लोग ने क्या बोला? कॉर्पोरेट वेल मतलब देयर इज अ बैरियर, देयर इज अ पर्दा, देयर इज अ ऑब्स्टिकल बिटवीन हु? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। भले तुम पूरे क्यों ना हो शेयर होल्डर, भले तुम खुद पूरे शेयर होल्डर क्यों ना हो, यू आर डिफरेंट। योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। बराबर हुआ? सोलोमन में वो अनसिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड क्या था? डिबेंचर होल्डर था। तो जब कंपनी बंद हुई तो उसने पैसा पहले ले लिया, अनसिक्योर्ड से पहले। ठीक है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, एक्सेप्शंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये क्या था? कॉर्पोरेट वेल का केस लॉ। एक्सेप्शन सबसे पहला क्या था? कैरेक्टर डीला मतलब टू फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ कंपनी। तो मेंबर्स का देखेंगे, अगर एनिमी कंपनी का है तो वो उसको हम सेम मानेंगे। ठीक है? ऑलराइट। तो तुमको समझ गया। सेकेंड वाला टू प्रोटेक्ट टैक्स एंड रेवेन्यू। यहां केस लॉ क्या था? डिनशॉ मैनेक जी पेटिट, जिसमें वो डिविडेंड इनकम घुमा रहा था। तो अभी तक हमने देखा मेकोरा वर्सेस नॉर्थ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वहां पे क्या हो रहा था? टिम्बर कंपनी, लकड़ा जल गया था। ऑलराइट। ये तुमको खाली फैक्ट्स याद रखना है, कौन सा केस में क्या हुआ था। ठीक है? एक मेकोरा वाला देख लिया। फिर सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट वेल थियोरी कि सोलोमन अलग है, सोलोमन की कंपनी अलग है। क्लियर है? एंड लास्ट वाला हमने देखा डिनशॉ मैनेक जी पेटिट, जहां पे वो डिविडेंड इनकम घुमा रहा था। एग्जाम में ना ये फैक्ट्स तुमको ऐसा सिमिलर दिया हुआ रहेगा, तुमको खाली कनेक्ट करना है कि हाँ पैसा घुमा रहा है ना डिनशॉ मैनेक जी पेटिट, ऐसा। बाकी सब इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ नाइस डे।